हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनौरा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका उपसहसंयोजक यौगिक शुरू किया था, जिसमें हमने आपके क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड टेट्रागोनल एंड सॉरी आपका जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमने साथ में पढ़ा था, और साथ ही टेट्राहेड्रॉन कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा था। तो बच्चों, इन कॉम्प्लेक्स की हमने क्या देखी थी कि जो डी ऑर्बिट होते हैं उनमें स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, मतलब डी कक्षकों में विपाटन किस तरह से होता है। तीन कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, तीनों कॉम्प्लेक्स को मैंने आपको बता दिया था। लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स पढ़ा था वो एक तरह से कॉमन कॉम्प्लेक्स भी मान सकते हैं अपन, जैसे टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर। ये किससे बनता है आपका? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बनता है। तो इनकी स्प्लिटिंग के बारे में हमने देख लिया था बच्चों। अब हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है बच्चों अपने पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। इससे मैं इस टॉपिक को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ बच्चों कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही वीडियो को बच्चों पूरा देखिए। आपको डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखने पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप बीच में अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप उस वीडियो को देखना बंद कर देते हैं। तो जैसे ही आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 100% ये वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें जो होती हैं बाद में भी एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब एक ही चीज़ को मैं दो बार एक्सप्लेन करता हूँ इसी वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में भी आएगा, और साथ ही जैसे वीडियो की जो रैंकिंग है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप साथ में लाइक भी करते दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बच्चों आपको जो हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग के बारे में डी कक्षकों की, उसको थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, तो जिससे आपको ये समझने में टॉपिक अच्छा मतलब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा था। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री थी उसके अकॉर्डिंग इनके जो कक्षकों में विपाटन होता है उसमें आपके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें आपका जो डी कक्षक होते हैं उनमें विपाटन किस तरह से होता है? अलोंग द एक्सिस जो आपके ऑर्बिट होते हैं, डी ऑर्बिट होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बच्चों? क्योंकि जो आपके लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, सीधे एक्सिस की तरफ जाएंगे। एक्सिस के ऊपर मतलब एक तरह से मतलब सेट होने के लिए ट्राई करेंगे, जिससे उनका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बन जाए। तो ये क्या करेंगे, एक्सिस के ऊपर जो आपके ऑर्बिट होंगे उनकी एनर्जी को तो बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे तथा जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों? रिपल्शन, प्रतिकर्षण बल लगने लग जाएगा, जिससे कि आपके जो मेटल आयन है, मतलब जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी जो एनर्जी है, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो अलोंग द एक्सिस है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाने से आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जो दो कक्षक होते हैं कौन से? अलोंग द एक्सिस बनते हैं। कैसे बनते हैं बच्चों? अलोंग द एक्सिस। तो इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? ये हाई एनर्जी के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों? हाई एनर्जी के। ये बच्चों थोड़ी सी मैं यहाँ पे अब लिंक मतलब लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, तो ये बहुत इजी लैंग्वेज है, ऐसी कुछ आप नहीं समझ में ऐसा नहीं होता है। अलोंग द एक्सिस मतलब क्या होता है कि एक्सिस के साथ, जैसे ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर बनेंगी ये। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनता है, और डी जेड स्क्वायर कैसे बनता है। इसको यहाँ पे सर्कल कर दीजिए और जेड स्क्वायर को लंबा कर दीजिए, ये डी जेड स्क्वायर बनता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ ही मैंने दिखा कि ये हाई एनर्जी के होंगे। अब जो लो एनर्जी के होंगे वो किस तरह से होंगे? तो वो एक्सिस के बीच में आएंगे। एक्सिस के बीच में आएंगे तो जो लिगेंड आ रहे हैं वो इनकी तरफ आ रहे हैं, तो इनकी एनर्जी तो हाई करेंगे ही, बट वो एक्सिस के बीच में जो आपके ऑर्बिटल हैं उनके साथ उनका जो रिपल्शन फोर्स है, मतलब एक्सिस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस के बीच वाले जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके उसके बीच में और आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा जितना कि आपके अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से ये जो कक्षक है आपके कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लो एनर्जी हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी थोड़ा सा आउटलाइन दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा रिमाइंड रहे कि किस तरह से इनकी एनर्जी कम होती है और कैसे ज्यादा होती है, और इनमें स्प्लिटिंग कैसे होती है। जो ये हाई एनर्जी के हो जाएंगे, ये लो एनर्जी के हो जाएंगे। तो ये आपको बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था टेट्राहेड्रॉन।
टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री के बारे में मैंने पढ़ाया था, तब बच्चों मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के बताया था। किस तरह से बनाया था बच्चों, यहाँ पे छोटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करना। इस तरह से दो स्क्वायर बना के इससे क्या बनाया था मैंने, क्यूब बनाया था। और क्यूब बना के मैंने कहा था कि सेंट्रल मेटल एटम को के कोनों को इस तरह से मतलब अपने को मिलाना है इसके क्यूब के कॉर्नर से कि उसका अपोजिट जो कॉर्नर है वो हमेशा मतलब खाली रहे। मतलब एक बार मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, तो लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो इस तरह से आप इसको मिलाएंगे, तो इसके अपोजिट वाले को नहीं मिलाना है, अपोजिट वाले को नहीं मिलाना है। साथ ही अपन देखें कि मैं इसको मिलाता हूँ तो इसके अपोजिट वाले को नहीं मिलाना है, इस तरह से मिला दिया। इसको मिलाया जिसके अपोजिट वाले को नहीं मिलाना है। अब बच्चों मैं इसको मिलाता हूँ तो इसके अपोजिट वाले को नहीं मिलाना है। तो इस तरह से जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी बच्चों, मैंने थोड़ा सा लिखते गलत कर दिया, समझिएगा। इसको मिलाना है इस तरह से, और इसको इस तरह से मिलाना है और इस तरह से, तो ये आपकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रन की बनेगी। अब बच्चों इसमें मैंने आपको बताया था कि जो लिगेंड आएंगे वो कहाँ यहाँ पे जुड़ेंगे, इस तरह से, इस तरह से आपके लिगेंड जुड़ेंगे। और आपकी जो एक्सिस होती है वो इस तरह से होती है। तब एक्सिस इस तरह से होती है तो एक्सिस के ऊपर तो कोई भी मतलब लिगेंड नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से एक्सिस की जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ये लिगेंड आ रहा है तो आपके यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट आएगा आपका बिटवीन द एक्सिस जो आ रहे हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो इसमें आएंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और आपकी जो अलोंग द एक्सिस आएंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बच्चों थोड़ा याद रखने वाली बात है, तो आप याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। इस डायग्राम को भी याद रखेंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो इनकी एनर्जी तो क्या हो जाएगी बच्चों, हाई हो जाएगी, हाई एनर्जी। एंड साथ ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, लो एनर्जी की हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर इस तरह से मैंने जो पढ़ाया है, इसकी जो टॉपिक पढ़ाए हैं समझ में आ रहे होंगे। साथ ही बच्चों मैंने इसमें लिखवाया है आपको टेट्रागोनल, कौन सा लिखवाया था, टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर जो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में किया था इसको कंप्लीट। तो आई होप बच्चों वो भी आपको समझ में आया होगा। तो उसमें जो स्प्लिटिंग होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपका टेट्रागोनल होगा, द्विसमलंबाक्ष होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑर्बिटल मतलब उनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी वो दो तरह से होती है। कैसे होती है, तो मैंने बताया था बच्चों कि एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। साथ ही डी जेड स्क्वायर की भी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरी जो एनर्जी होगी कम एनर्जी के होंगे वो आपके कौन से होंगे, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। और साथ ही यहाँ पे आपके जो डी एक्स वाई, इसकी एनर्जी क्या बताई थी मैंने, ज्यादा बताई थी। तो इसमें ये एनर्जी का गैप क्यों आता है, तो वो मैंने इसलिए बताया था बच्चों कि आपके ये जो कक्षक होते हैं वो तो क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं और साथ ही लिगेंड के सामने बनते हैं। और ये वाला जो कक्षक होता है इसकी एनर्जी हाई क्यों होती है इससे, तो ये कक्षक जो होता है, ये वाला कक्षक इन दोनों के बीच में आता है, इसके बीच में आता है, जिसकी वजह से लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इसका रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो आपके टेट्रागोनल में इन तीनों की एनर्जी हाई हो जाएगी, एज कंपेयर देखें तो इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी, और सबसे कम होगी बच्चों आपकी इसकी होगी। तो इस तरह से अपन ने इनमें एनर्जी के बारे में पढ़ा था, आपका टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर और आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये पूरा मैंने रिवाइज करा दिया है। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करूं बच्चों, तो इसमें ये वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा और डी जेड स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर में ऐसा क्यों होगा, तो उसमें जेड एक्सिस पे जो लिगेंड होता है उसको हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से जेड एक्सिस पे लिगेंड ही नहीं रहेगा, तो रिपल्शन किस पे लगेगा, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और साथ ही आपकी एक्स वाई प्लेन की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने ये तीनों जो मतलब आपके कॉम्प्लेक्सेस पढ़े वो आपको समझ में आ गए होंगे, और उसमें स्प्लिटिंग किस तरह से होती है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है बच्चों वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के बारे में समझाना चाहता हूं। तो बच्चों क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो समझिए बच्चों, जैसे अपने पास अपन ने देखा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार आपका जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होता है कि डी कक्षकों का विपाटन होता है, और डी कक्षकों का विपाटन से क्या बनता है, कम ऊर्जा के नए कक्षक बनते हैं। तो ये आपको पता ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरह से होती है बच्चों, समझिएगा। जैसे हमारे पास इस तरह से आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे जो आपके डी ऑर्बिट है इनकी ऊर्जा क्या है, सेम है। तो ये इसको क्या कहते हैं, समभ्रंश, समभ्रंश
मतलब समान ऊर्जा के, समभ्रंश समभ्रंश द्विकक्षक, द्विकक्षक कह सकते हैं इसको। जैसे इनके पास लिगेंड आएंगे तो बच्चों क्या होगा कि आपका इस तरह से ये हाई एनर्जी में चले जाएंगे, हाई एनर्जी में चले जाएंगे, हाई एनर्जी में चले गए, क्या करेंगे, गोलाकार समिति बना लेंगे, गोलाकार समिति बना के, गोलाकार समिति बनाएंगे बच्चों, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी थी डी ऑर्बिट की, जो यहाँ पे एनर्जी थी उससे बढ़ के यहाँ पे सारे डी कक्षक क्या कर लेंगे, हाई एनर्जी में चले जाएंगे, हाई एनर्जी में चले जाएंगे बच्चों। अब क्या होगा कि नेक्स्ट ये गोलाकार समिति बनाने के बाद ये क्या करेंगे कि अपने कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, अपने कॉम्प्लेक्स जो भी मतलब कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये मतलब लिगेंड को उस ऑर्बिट के ऊपर सेट कर लेंगे। तो मतलब जैसे ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड है वो कहाँ पे रहते हैं, आपके एक्सिस के ऊपर रहते हैं, एक्सिस के ऊपर रहते हैं। तो एक्सिस के ऊपर जो आपके इसमें ऑर्बिट होंगे, एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिट होंगे बच्चों, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी बच्चों, तो उनके जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ईजी कक्षकों में एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ईजी कक्षकों की एनर्जी बढ़ जाएगी। और आपकी जो T2G जो कक्षक है आपके T2G कक्षक, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी बच्चों, तो लिगेंड की जो डायरेक्शन है वो ईजी ऑर्बिटल की तरफ रहती है, और ईजी ऑर्बिटल की तरफ रहने से इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ तक हमने देखा था बच्चों। तो इसके आगे जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है वो अपने को कहती है कि जब भी कोई लिगेंड जो भी मतलब सेंट्रल मेटल और लिगेंड मिलकर संकुल बनाते हैं, तो संकुल बनाने से इनकी जो पहले कक्षक होते हैं, पहले कक्षक होते हैं वो जो डी कक्षक होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो समान होती है, और संकुल बनाने के बाद इनके पास कम ऊर्जा के नए कक्षक बनते हैं, कम ऊर्जा के नए कक्षक बनते हैं। अब ये जो कम ऊर्जा के नए कक्षक बनते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के नए डी ऑर्बिट बनते हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन जाए, इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। मतलब फिर से समझिए बच्चों, अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, लिगेंड के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों, तो लिगेंड की एनर्जी प्लस आपके सेंट्रल मेटल की एनर्जी, इनके जो इनका जो योग है या फिर एडिशन है, इससे जो आपके इससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी बच्चों, तो जैसे अगर इसमें यहाँ से यहाँ पे डी ऑर्बिट है आपका, ये क्या करेगा, हाई एनर्जी में जाएगा, हाई एनर्जी में जाके इनके ऑर्बिट में क्या होगी जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग होने के बाद ये जो आपके कक्षक बनेंगे बच्चों, ये जो कक्षक बनेंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इस कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी। लो हो जाने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और साथ ही बच्चों ये अगर ऑर्बिट आपके फुल हो जाते हैं, इस तरह से फुल हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं और इसमें बढ़ते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती, मतलब अनस्टेबल होता जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ये हाई एनर्जी के होते जाएंगे। और कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी सिस्टम हाई एनर्जी में नहीं रहना चाहता है, लो एनर्जी में स्टेबल रहना चाहता है, ये आप सबको पता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं रहना चाहता, वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे समझिएगा, अगर हाई एनर्जी वाले कक्षकों में आपके इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होता जाएगा। और अगर आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में है, तो आपके कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही होती है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों, सुनिएगा। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित ज्यामिति के क्रिस्टल के कारण धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन होता है, और इस विपाटन के परिणाम स्वरूप डी कक्षकों की औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा के कक्षक स्थायित्व कम ऊर्जा के कक्षक प्राप्त होते हैं, जिनमें यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो स्थायित्व बढ़ेगा। अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने पर तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होगी, जो संकुलों को अस्थायित्व प्रदान करेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। इलेक्ट्रॉनों के विपाटित डी कक्षकों में प्रवेश करने से जो परिणामी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। जिस संकुल की CSFE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी कम होगी, वह अधिक स्थायी होगा। तो बच्चों समझिएगा फिर से, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो आपके नए कक्षक जो बनेंगे, नए कक्षक जो बनेंगे लो एनर्जी वाले, उनकी जो एनर्जी होगी वो आपके पेरेंट डी ऑर्बिट होंगे
उनसे भी क्या होगी, कम होगी। अब कम होने से जो आपका सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से आपके क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और ये होती है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसमें हमने देखा कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं उनकी स्थायित्व बढ़ता है, और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं उनका स्थायित्व घटता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चों, वो हुंड और ओप्पो के रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। मतलब कि पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद उसमें पेयरिंग होगी हुंड के कॉइल, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो आपके जाएंगे आपके जो हाई एनर्जी के डी ऑर्बिट है उसमें जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो बच्चों जिस कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। कैसे बच्चों, तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो उससे जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, मतलब यहाँ से जो रिलीज होगी एनर्जी, वो क्या होती है, आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी। ये आपको और भी समझ में आ जाएगा बच्चों, किस तरह से समझिएगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके लो एनर्जी में जाता है, तो लो एनर्जी में जाने के बाद इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास क्या एनर्जी, अगर वो लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और साथ ही अगर वो यहाँ से मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, अपने आप को स्टेबल इस मतलब ऑर्बिट में स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करते हुए इसमें जाएगा। तो एनर्जी जहाँ पे रिलीज होगी, जहाँ पे एनर्जी की कमी होगी, वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यही होती है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसकी कुछ थ्योरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन, ये जो आपका टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल अल्टरनेट पूछा जाता है बच्चों, मतलब इस साल पूछा गया है तो अगले साल नहीं पूछा जाएगा, और अगले साल नहीं पूछा गया है, मतलब इस साल नहीं पूछा गया है तो इस साल आने के आपके 99.99% चांसेस रहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, आईएमपी। और ये 2015 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, और 19 में आप देख लीजिएगा आया है नहीं आया मुझे आइडिया नहीं है। तो 19 में भी आया होगा शायद, अल्टरनेट आता है तो 15 और 17 में आ चुका है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको कुछ थ्योरी है वो आपको लिखवाना चाहता हूँ, लिखिएगा बच्चों। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छा समझने वाला है। इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इसमें एक फॉर्मूला क्रिएट होगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा, साथ ही इसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है इसके, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों कुछ थ्योरी है वो मैं लिखवाना चाहता हूँ, लिखिएगा। क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित ज्यामिति, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित ज्यामिति के क्रिस्टल क्षेत्र के क्रिस्टल क्षेत्र के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण धातु आयन के, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण धातु आयन के, धातु आयन के डी कक्षकों का, धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन, विपाटन होता है, और इस विपाटन के परिणाम स्वरूप, और इस विपाटन
के परिणाम स्वरूप डी कक्षकों की औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा के कक्षक प्राप्त होते हैं। जिनमें यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाए तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो स्थायित्व बढ़ेगा। एवं अधिक ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने पर तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होगी जो संकुल को अस्थायित्व प्रदान करेगा। अस्थायित्व प्रदान करेगा। तो बच्चों, मैंने अभी तक जो आपको समझाया वही चीज मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड पर लिखी हुई है, तो समझिएगा किस तरह से ये क्या कहना चाहता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित ज्यामिति के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन होता है। अब बच्चों समझिएगा, ये 3 जो लाइनें लिखी है मैंने, कि क्या बताया इसने कि एक निश्चित ज्यामिति के अनुसार क्रिस्टल क्षेत्र के कारण धातु आयन के डी कक्षकों का विपाटन होता है। तो बच्चों, जैसे मैंने डी कक्षक में बताया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बताया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपका कि जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है कि इसके जो लिगेंड आएंगे वो अलोंग द एक्सिस जुड़ेंगे या फिर एक्सिस के सामने ही जुड़ेंगे। तो एक्सिस के सामने जुड़ेंगे तो एक्सिस के सामने वाले जो ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो अगर लिगेंड आएंगे तो जिस ऑर्बिट के सामने आएंगे उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, और उसकी एनर्जी बढ़ गई तो जो बाकी बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी तो पहले जितनी रहेगी, मतलब कम हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। तो उनके बीच में एनर्जी का क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। गैप आने की वजह से बच्चों उनमें क्या होगा कि जो डी कक्षक है उसमें विपाटन हो जाएगा, मतलब एक निम्न ऊर्जा वाले एक उच्च ऊर्जा वाले। तो विपाटन होने के बाद और इस विपाटन के परिणाम स्वरूप डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, जो आपकी डी कक्षकों की जो एवरेज एनर्जी थी पहले एवरेज एनर्जी थी वही, मतलब टोटल सिस्टम की एनर्जी तो क्या रहेगी, वही रहेगी, बट उसमें क्या होगा कि जो लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिट आएंगे उसकी एनर्जी आपकी एवरेज एनर्जी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही जो दो तरह के कक्षक बनेंगे, एक तो लो एनर्जी वालों की जो एनर्जी होगी वो एवरेज एनर्जी से, जो डी ऑर्बिट की एवरेज एनर्जी है उससे कम हो जाएगी, और साथ ही जो आपके हाई एनर्जी वाले उनकी एनर्जी होगी हाई हो जाएगी। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अगर इस जो आपके लो एनर्जी वाले कक्षक है उनकी एनर्जी कम है तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आपको पता है कि कभी भी आपका जो भी कक्षक अगर लो एनर्जी का है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
अब इलेक्ट्रॉन पहले उसमें बढ़े तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। हाई एनर्जी में अगर जाएगा तो अनस्टेबल रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का क्या करेगा, वो कम करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है औसत ऊर्जा के कम ऊर्जा के सॉरी डी कक्षकों की ऊर्जा से कम ऊर्जा के कक्षक प्राप्त होते हैं। ये आपको पता ही है। जिनमें यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, मतलब कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो स्थायित्व बढ़ेगा बच्चों, क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एवं अधिक ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने पर तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होगी। मतलब जैसे ही हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम की जो एनर्जी है उस वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी बच्चों तो क्या होगा, आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा। किसी भी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल जाता है। मतलब अगर हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र की जो कुछ थ्योरी है मैंने लिखवाई है, आई होप आपने लिख ली होगी, जल्दी से नोट कर लीजिए। साथ ही में इसकी जो दूसरी थ्योरी है, कुछ इसकी डेफिनेशंस वगैरह हैं, उसको करते हैं हम। ये कुछ थ्योरी आपको लिखनी जरूरी है इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, बाकी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है। बच्चों सारा जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बाकी भी क्लासों में जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आपकी साइंस की कोई दूसरी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, बट जो बीएड की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप उनको भी अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। बच्चों आप जब तक नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपको आप कितनी भी क्लास को देख लीजिए, आपको एक बार समझ में आएगा लेकिन वो बाद में रिवाइज नहीं रहेगा। आपको फिर से वो वीडियो देखना पड़ेगा, फिर से वो क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको वो समझ में आएगा। अगर आपने एक बार लिख लिया, इसको अच्छे से समझते हुए लिख लिया, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही आपके पास जब नेक्स्ट आप जब भी मतलब पढ़ेंगे उसको, तो खाली आपको वो नोट्स उठाने होंगे, और एक बार जैसे आपने देखा तो आपको पूरा रिमाइंड हो जाएगा किस तरह से आपने पढ़ा था उसको, या फिर किस तरह से समझा था, उस तरह से आप याद रख सकते हो। और एग्जाम में बस आपको एक बार देखना होगा। तो जो नेक्स्ट है आपके पास, देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों के विपाटित द्विकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के विपाटित द्विकक्षकों में विपाटित द्विकक्षकों में द्विकक्षकों में प्रवेश करने से जो परिणामी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ही क्रिस्टल क्षेत्र क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CSFE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन CFSE, सॉरी यहाँ पे सब बच्चों यहाँ पे लिखिएगा CFSE, क्या लिखेंगे, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं जिस संकुल की CSFE क्रिस्टल फील्ड CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वह अधिक स्थायी होगा, तो बच्चों समझिएगा, इलेक्ट्रॉनों के विपाटित द्विकक्षकों में प्रवेश करने से
जो परिणामी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। जिस संकुल की CFSE ज्यादा होगी वह अधिक स्थायी होगा। तो बच्चों हम एक फॉर्मूले से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, जिसमें अगर अपने पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी तो वो क्या होगा, आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह से अपन निकाल भी सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक फॉर्मूला है जिसे मैं आपको एग्जांपल के साथ करवाऊंगा। एक बार आप इस जो डेफिनेशन है उसको समझिए। विपाटित डी कक्षकों में प्रवेश करने से जो परिणामी ऊर्जा प्राप्त होगी, जो मतलब रिजल्टेंट एनर्जी प्राप्त होगी अपने को, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर ये ज्यादा होगी तो वह जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट बच्चों आप लिखिएगा इसमें, थ्योरी लिखनी बहुत ही जरूरी है बच्चों। अगर आप थ्योरी नहीं लिखोगे तो मार्क्स बहुत ही ज्यादा आपके रिड्यूस होंगे। थ्योरी आपको लिखनी है। मैं यहाँ पे शॉर्ट से शॉर्ट थ्योरी लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो लिखवा रहा हूँ बच्चों वो थ्योरी आपको 100% लिखनी है। इसको भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करेंगे तो आपको पता है शॉर्ट करने पे आपको मार्क्स किस तरह से मिलते हैं। लिखिए नेक्स्ट, अविपाटित अविपाटित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, अविपाटित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से किसी भी कक्षक में भरे जा सकते हैं परंतु क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बाद क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बाद इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले तथा उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में बाद में भरे जाते हैं या फिर प्रवेश कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, भरे जाते हैं। इस तरह कम ऊर्जा वाले कक्षकों में कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जाने पर लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने पर ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होगा। जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अधिक ऊर्जा या उच्च ऊर्जा में जाने पर, यहाँ पे उच्च ऊर्जा लिख दीजिए बच्चों, बेटर रहेगा। उच्च ऊर्जा में जाने पर
ऊर्जा का अवशोषण होता है, जाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। बच्चों ये लाइन भी मैंने आपको समझा दी है, एक बार समझिएगा फिर से। अविपाटित कक्ष को, अविपाटित डी कक्ष को लिख दीजिएगा बच्चों इसमें। अविपाटित डी कक्ष को, अविभाजित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से किसी भी कक्षक में भरे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे कक्षक लिखी है, डी कक्षक लिखी है, बात अपन डी कक्षक की कर रहे हैं, इसलिए समझ सकते हैं। अविभाजित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से किसी भी कक्षक में भरे जा सकते हैं। बच्चों जब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, अगर उसके पास कोई लिगेंड नहीं जाता है, मतलब उसमें कि आपका कक्षकों का विपाटन नहीं हो रहा है, स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तब आपके डी कक्षकों की एनर्जी क्या होगी, सारे डी कक्षकों की एनर्जी आपकी सेम रहेगी। तो सेम रहने की वजह से आप किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षक में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मतलब भेज सकते हैं या फिर भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, किसी में भी भरिए आपका क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किस कक्षक में भेज रहे हैं। अगर आप विपाटित होने के बाद डी कक्षक मतलब उनकी स्प्लिटिंग हो गई, लिगेंड के पास आ गए, उसके बाद आप जब इलेक्ट्रॉन को भरना चाहें तो वो कहां जाएंगे, आपके हमेशा कम ऊर्जा वाले में पहले जाएंगे, उसके बाद आपके उच्च ऊर्जा वाले में जाएंगे। कम ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के लिए आपको किसका प्रिंसिपल है, आपका ओब्बो का रूल है। इसके बाद क्या होगा कि कम ऊर्जा वाले में पहले जाएंगे, उसके बाद उसमें पहले सारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे कम ऊर्जा वाले, देन क्या होगा, उसमें पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के बाद बच्चों आपके उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं तो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, मतलब उनके पास जो एनर्जी है उसको कम करेंगे, कम ऊर्जा में सेटल होने के लिए। तो इस तरह से अपन क्या कह सकते हैं कि कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, साथ ही जब वो उच्च ऊर्जा में जाएगा तो क्या करेगा, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा अपनी और कक्षक की एनर्जी को स्टेबल बनाने के लिए। तो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा तो आपके इलेक्ट्रॉन को सॉरी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से आपके क्रिस्टल बल क्षेत्र के जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसको हम बता सकते हैं कि किस तरह से इसमें कमी या वृद्धि होती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, साथ ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। अतः यदि T2G एवं EG, T2G एवं EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, कौन सा, आपके T2G एवं EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से नहीं है, समान रूप से नहीं है, समान रूप से नहीं है, तो तंत्र से परिणामी ऊर्जा, तो तंत्र से परिणामी ऊर्जा, तो तंत्र से परिणामी ऊर्जा अवश्य रूप से निकलेगी, परिणामी ऊर्जा अवश्य रूप से निकलेगी, अवश्य रूप से निकलेगी, जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है, जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है। बच्चों इसको समझिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी, समझिएगा इसको। यदि T2G एवं EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से नहीं है, मतलब कि जैसे आपके पास इस तरह से d ऑर्बिट है, इस तरह से आपके पास d ऑर्बिट है, गोलाकार समिति बना रहा हूं मैं, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट नहीं बना रहा हूं। तो इस तरह से जब इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देखिएगा इसमें मैंने क्या करा दी, स्प्लिटिंग करा दी। स्प्लिटिंग के बाद आपके T2G EG मैंने ऊपर बना दिए और T2G क्या कर दिया, नीचे बना दिया। जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बच्चों, सबसे पहले क्या पता है आपको कि जो लोअर एनर्जी में पहले भरे जाएंगे इस तरह से, इसके बाद क्या होगा, आपका हायर एनर्जी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर इनमें T2G एवं EG कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम नहीं है, अगर सेम होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं
उतनी एनर्जी को ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब कि मैंने आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जो क्रिस्टल क्षेत्र में क्या होता है कि जो एनर्जी रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब जैसे आपके पहले जो आपके मेटल आयन के पास जो एनर्जी और लिगेंड के पास जो एनर्जी रहेगी, वही एनर्जी आपके संकुल बनने के बाद रहेगी। तो मतलब टोटल एनर्जी तो क्या रहती है, मतलब इक्वल रहेगी। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें जाते हैं तो इनकी ऊर्जा में क्या होगा, कोई भी मतलब इसके सिस्टम में कोई एनर्जी में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही जाने के लिए, तो ये एनर्जी जो रिलीज करेंगे वो कब की कौन सी एनर्जी हो जाएगी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपको आपकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। T2G एवं Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समान रूप से नहीं है तो परिणामी ऊर्जा अवश्य रूप से निकलेगी। मतलब कि जो रिजल्टेंट एनर्जी है वो 100% निकलेगी, और वो जो एनर्जी निकलेगी आपकी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट में इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी आपको करवा देता हूं। इसका जो फॉर्मूला है वो हम करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट जो अपने पास है वो है इसका फॉर्मूला। किस तरह से हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को हम बताते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी, या फिर कोई कंपाउंड जो है वो कितना स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो बच्चों लिखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, और नीचे लिखिएगा फॉर्मूला या फिर सूत्र हम जिसे कहते हैं, सूत्र लिखिएगा। अब इसमें बच्चों लिखिए CFSE, और इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू लिखिए 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई, एंड इसको इस तरह से आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और साथ ही यहाँ पे बाहर लिखिएगा डेल जीरो इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि मैंने इसको क्या लिखा, पॉइंट में लिखा है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, और करके लिखिएगा आप 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, और यहाँ पे आप बाहर लिख सकते हैं DQ। अगर हम DQ में लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर हम इसको DQ में नहीं लिखते हैं तो, और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बच्चों 0.4 के आगे हमेशा माइनस आएगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लिख रहा हूं मैं बच्चों, अभी ये किसके लिए लिख रहा हूं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो बच्चों आपकी जो -4 मैंने लिखा है वो लोअर एनर्जी वाले कक्षक के लिए लिखा है, और 0.6 प्लस में जो लिखा है वो हाई एनर्जी वाले के लिए लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये CFSE जो का जो फॉर्मूला है उसमें 0.4 आपको इस तरह से जो आपके कक्षक का विपाटन होता है, और आपको मैंने विपाटन में बताया था इसके बीच में जो होता है वो 0.4 डेल जीरो होता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 0.6 डेल जीरो होता है। तो वही जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और जो आपका एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई क्या है आपका, कि Eg और T2G कक्षक। एक्स तो क्या है आपका, T2G कक्षक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G orbit, and y is number of electron in Eg orbit। Eg कक्षक में आपके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, y कहेंगे, और आपका जो x है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा x और y क्या है। तो जैसे हमें अगर किसी भी कंपाउंड की CFSE निकालनी है तो हमको यही फॉर्मूला यूज करना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और जब हम टेट्राहेड्रल के लिए बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो 0.6 है वो आगे आ जाएगा और 0.4 आपका पीछे चला जाएगा, और इनकी जो यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब 0.4 के आगे क्या आ जाएगा आपका, प्लस चार्ज आ जाएगा, और सॉरी प्लस आ जाएगा, और 0.6 के आगे माइनस आ जाएगा। ये भी हम जब एग्जांपल लेंगे मैं आपको करके बताऊंगा किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि CFSE क्या होती है। CFSE में मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको फॉर्मूला लिखना है, इसको आप डेल जीरो में लिखते हो तो इस तरह से पॉइंट में लिखना है, और साथ ही आप डेल DQ में लिखते हो तो आपको इस तरह से लिखना है, और दोनों के आगे आपको माइनस लिखना है। एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन T2G ऑर्बिट एंड Y क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिट। आई होप आपको CFSE फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। साथ ही आप एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें किस तरह से हम अब निकालते हैं आपकी CFSE, उसको भी समझा देता हूं मैं आपको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से लेंगे हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों TiH2O होल 6 और इसके ऊपर चार्ज है आपका 3+। 3+ मतलब जो इसकी Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी कहती है 3+ है, +3 है, आप कह सकते हैं क्या है +3 है। मीन्स कि जो Ti का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है स्कैंडियम टाइटेनियम मतलब 3d2 और 4s2, तो इसमें Ti 3+ के लिए क्या हो जाएगा 3d1 और 4s0, ये आपका Ti 3+ के लिए हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम बच्चों यहाँ पे देखें कि इस कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है CFSE क्या होती है, तो समझिएगा बच्चों CFSE इसके लिए देखते हैं हम CFSE। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई और यहाँ बाहर लिखेंगे हम del 0। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं इसमें आपका Ti का एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी डायग्राम में क्या होगा समझिएगा, मेरे पास जो D में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 3d1 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका किस में जाएगा T2G में जाएगा, T2G में जाएगा और EG क्या होगा एम्प्टी रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है यहाँ पे जा रहा है, x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और यहाँ बाहर लिखेंगे आपका del 0। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये भी आप समझिएगा, समझने के लिए मैं आपको लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमने जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन लिया है x की जगह y कैसे लिया है। तो T2G में आपके कितने आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिससे हम क्या ले रहे हैं x की जगह 1 ले रहे हैं। EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है आपका, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए y की जगह हम क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं। तो ये पूरा पार्ट तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो -0.4 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मतलब 0.4 ही आएगा आपका, और ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 और आपका ये क्या हो जाएगा del 0। तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.4 del 0, ये आपकी इस कंपाउंड की CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों। मैंने एक एग्जांपल आपको करवा दिया है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसके जो भी नेक्स्ट अपने इसके कुछ एग्जांपल हैं मैं आपको करवाऊंगा, साथ ही अलग अलग टाइप के जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे उसमें हम किस तरह से CFSE निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आज की क्लास थोड़ी लंबी रही, बट आप इस क्लास को पूरा देखिए, साथ ही एग्जाम्पल को सोल्व कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो करवाऊंगा, और बुक से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए, देखने के लिए थैंक यू। आपने अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने वीडियो देख लिया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।